हेलो स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और फर्स्ट लेक्चर में हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में डिस्कस किया था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। ये सारे चीजें हम फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं और आज हमें डिस्कस करना है इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का सेकेंड लेक्चर। और इस सेकेंड लेक्चर में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब यह है कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, तो उस पे एक्सेलरेशन वर्क करेगा जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, सेंटर की तरफ होगी, जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स की जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी। ठीक है, अब वो वैल्यू जो कांस्टेंट होगी और अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ जो ये है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है कि अगर एक्सेलरेशन किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होता है, तो वही फोर्स अगर कोई सर्कुलर मोशन पे वर्क कर रहा है तो उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। जैसे अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे, m मास की बॉडी इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, m मास की बॉडी, रेडियस क्या है इसकी, और इफ अ बॉडी ऑफ मास मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस स्मॉल r with velocity, with speed, constant speed means small v, then the centripetal acceleration a is equal to v square upon r remains constant। यानी ये जो आपका है, ये बॉडी जो है और रेडियस की सर्कुलर पाथ पे अगर मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड से, तो इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, वो कांस्टेंट होगा। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ अगर ये बॉडी यहां पे आएगी, यहां पे आएगी, यहां पे आएगी और ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, एक्सेलरेशन इसमें है, तो ये प्रोड्यूस एक्सेलरेशन किसकी वजह से हो रहा है, किसी फोर्स की वजह से ही प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, और वो फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन किधर होगी, सेंटर की तरफ ही डायरेक्शन होगी, इसलिए उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स को अगर आपको डिफाइन करना है, डिफिनीशन लिखना है, तो ये कह देंगे अ बॉडी परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन acted upon a force which directed toward the center of the circle. This force is called the centripetal force। यानी कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है और रेडियस के सर्कुलर पाथ पे, तो उस पे फोर्स वर्क करेगा, जो फोर्स वर्क करेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, सेंटर की तरफ होगी, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे, क्योंकि इसकी डायरेक्शन किधर होती है, सर्किल के सेंटर की तरफ, इसीलिए इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। अब जैसे यहां पे बॉडी है तो ये फोर्स F सेंटर की तरफ वर्क करेगा, यहां पर अगर है ये वेलोसिटी है तो ये F सेंटर की तरफ वर्क करेगा, यहां पे अगर बॉडी है तो ये वेलोसिटी V और F सेंटर की तरफ वर्क करेगा, और यहां पे अगर बॉडी है तो ये भी सेंटर की तरफ फोर्स वर्क करेगा। यानी किसी भी पॉइंट पे सर्कुलर पाथ पे कहीं पर भी अगर बॉडी होगी, उस पे जो फोर्स वर्क करेगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी, सेंटर की तरफ होगी। यानी सेंटर इसका क्या है, वो मान लेते हैं सेंटर, इसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ होगी, इसलिए इसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ठीक है, और
इसको सेंट्रीपिटल फोर्स नाम इसीलिए दिया गया, इसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ हो। और कोई भी बॉडी विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर सकती। यानी बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन यानी सर्कुलर पाथ जो है परफॉर्म नहीं कर सकती। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स कंपलसरी है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स जरूर उस पर लग रहा होगा। ठीक है, अब इसका हम फार्मूला, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स यानी F का फार्मूला अगर कैलकुलेट करना चाहें आप तो F इक्वल टू क्या होता है? न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग F इक्वल टू ma। और एक्सीलरेशन का फार्मूला हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, रिलेशन बिटवीन द एक्सीलरेशन एंड लीनियर वेलोसिटी। ये a की वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगी? m v स्क्वायर अपॉन r। ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला आ जाएगा। और हम एक फार्मूला इसका सेंट्रीपिटल फोर्स का निकाल सकते हैं कि अगर बॉडी सर्कुलर मोशन को परफॉर्म कर रही है और सर्कुलर मोशन को परफॉर्म कर रही है, इसका मतलब इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क ही कर रहा होगा। यानी एक रिलेशन हमने क्या कैलकुलेट कर रखे हैं? रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, यानी v इक्वल टू क्या होता है? r ओमेगा। तो यहां पे v की वैल्यू क्या पुट कर दीजिए? r ओमेगा पुट कर दीजिए। तो ये इक्वल टू आ जाएगा m और v की जगह पुट करिए r ओमेगा का होल स्क्वायर अपॉन r। तो ये हो जाएगा m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r। एक r कैंसिल हो जाएगा तो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का एक फार्मूला और आ जाएगा m r ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब सेंट्रीपिटल फोर्स के दो फार्मूले आपके पास आ गए। इन दो फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं? अगर हमारे पास वेलोसिटी गिवन होगी, मास गिवन होगा, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ गिवन होगी, तो हम सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। या अगर हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी गिवन होगी, मास गिवन होगा और रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ गिवन होगी, तब भी हम सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी सेंट्रीपिटल जो फोर्स के दो फार्मूले आपके पास निकल के आ गए। एक आपके पास क्या है? F इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन r, और दूसरा क्या है? F इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक, अब इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के कई एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं टर्निंग ऑफ कार ऑन अ रोड। यानी फर्स्ट एग्जाम्पल इसका टर्निंग ऑफ कार ऑन द रोड। और रोड पे कोई भी अगर कार टर्न करती है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कराता है? जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है। यानी मान लेते हैं ये आपकी रोड है, ये रोड है और इस रोड पे कार जो है यहां से टर्न कर रही है, ये ठीक है, ये कार अगर टर्न कर रही है तो जब टर्न करेगी तो इसमें जो फ्रिक्शन, जो ये जो हमारे इसके व्हील्स हैं और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करेगा। और अगर ये फ्रिक्शन फोर्स बहुत कम होगा तो ये इतना ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं प्रोवाइड करा पाएगा फ्रिक्शन फोर्स, जिससे क्या होता है? गाड़ी हमारी स्लिप हो जाती है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी कार को, अगर आप किसी रोड पे टर्न करें, यानी टर्निंग ऑफ कार ऑन द रोड, देन सेंट्रीपिटल फोर्स आल्सो बी वर्क, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क करेगा वहां पे। क्यों? क्योंकि टर्न हो रहा है, सर्कुलर पाथ हो रहा है, और हमने पहले आपको बताया कि सर्कुलर पाथ जैसे ही होगा इसका मतलब उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क करेगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स ये आएगा कहां से? ये फ्रिक्शन फोर्स इसको सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कराएगा। ठीक, दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं।
दूसरा है मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ, यानी मोशन ऑफ अ पार्टिकल टाइड टू अ स्ट्रिंग इन हॉरिजॉन्टल पाथ पे, जैसे कोई बॉडी को बांध करके यूं ऐसे राउंड कराइए तो जो आपका ये जो स्ट्रिंग में जिसमें बंधी होगी उसमें टेंशन आएगा और उस टेंशन की वजह से उसमें फोर्स, यानी इस तरीके से अगर आप ये इसमें कोई बॉडी आप यहां पे थ्रेड से बांध करके और ये यहां से इसको मूव कराइए तो ये भी एक सर्कुलर पाथ को कवर कर लेगी। इसका मतलब इसमें भी सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क करेगा। ठीक, अब एक और इसका एग्जांपल है कि कोनिकल पेंडुलम, और कोनिकल पेंडुलम से हम लोग एक फार्मूला भी कैलकुलेट करेंगे, यानी मोशन इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, मोशन इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल हॉरिजॉन्टल सर्कल। हॉरिजॉन्टल सर्कल में मोशन हमें किसी बॉडी का डिस्कस करना है, और इस हॉरिजॉन्टल सर्किट में जो हमारे पास मोशन आएगा वो क्या आएगा निकल करके, जरा देखिए, उससे हम फार्मूला कैलकुलेट करेंगे, यानी हॉरिजॉन्टल सर्किट में यानी जो हॉरिजॉन्टल मोशन होगा सर्कल में उसका हम फार्मूला यहां पे कैलकुलेट करेंगे। तो हेडिंग डाल लेते हैं छोटी सी, मोशन इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, जिसको हम लोग कोनिकल पेंडुलम भी कहते हैं, यानी कोनिकल पेंडुलम के हैं या मोशन इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल के हैं। जैसे कोई बॉडी को हम किसी थ्रेड में बांध करके यूं राउंड कराएं, तो जब ये राउंड इस तरीके से थ्रेड में बांध के कराएंगे तो ये कोनिकल शेप में ये राउंड करेगी, यानी हॉरिजॉन्टल सर्कल ये बन जाएगा इसका। अब हमें इसका टाइम पीरियड का फार्मूला कैलकुलेट करना है। वैसे एग्जांपल ये सेंट्रीपिटल फोर्स का है, तो यहां से देखिए जरा, पहले फिगर ड्रा कर लेते हैं। तो ये कोई आप ले लीजिए और यहां से इसको जरा बांध दीजिए, और इसको जब आप राउंड करेंगे तो इस तरीके से ये राउंड होगा। ये कोनिकल शेप में इसका जो है राउंड होगा कोनिकल सर्किल में, और इसका हमें फार्मूला कैलकुलेट करना है। जैसे यहां से थ्रेड से बांध करके ये आपका आ जाएगा, और O इसका सेंटर है। जब O सेंटर है तो यहां से आप इसको मिला दीजिए, और ये राउंड किधर कर रहा, इस तरीके से राउंड कर रहा है, यानी V स्पीड, V वेलोसिटी ले लीजिए। ठीक है, थ्रेड की लंबाई ये क्या हम लेंगे, स्मॉल l, ये एंगल थीटा ले लीजिए। ठीक है, ये हाइट कितनी h मान लेते हैं, ये हाइट h है। रेडियस स्मॉल r ले लीजिए, ये r है तो ये भी आपकी r हो जाएगी। अब देखिए इसके दो कंपोनेंट ब्रेक हो जाएंगे। यहां पे देखिए जरा, यहां से अगर आप इसको इस तरीके से ड्रॉ करें तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, और इसके दो कंपोनेंट होंगे। ये बॉडी m मास की बॉडी है, ये मास इसका क्या है, मास ऑफ बॉडी इज m। ठीक, मास ऑफ बॉडी जो है स्मॉल m है। अब यहां से देखिए इसका वेट डाउनवर्ड वर्क करेगा, ये वेट डाउनवर्ड वर्क करेगा, और इसके जब इस थीटा एंगल के दो कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, mg cos थीटा, और यहां क्या आ जाएगा, mg
साइन थीटा। कंपोनेंट ब्रेक करना हम पहले ही बता चुके हैं, तो फिगर मेरे हिसाब से कुछ समझ में आ गया होगा कि इसके दो कंपोनेंट हमने ब्रेक किए हैं, mg cos थीटा और mg sin थीटा। ठीक है, अब जब कंपोनेंट ब्रेक हो गए यहां पे, अब इनकी हम इक्वेशन बना लेते हैं। यानी इसमें थोड़ी सी आप थ्योरी लिख सकते हैं कि इफ अ बॉडी ऑफ मास m मूव ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्किल, then break two component mg cos theta and mg sin theta, then from the figure, ये देखे रहा mg cos theta इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा, और mg जो आपका आएगा इसमें mg cos theta जो, और यहां से देखिए रहा ये जो आपकी अगर टेंशन को, आप जरा टेंशन को ब्रेक करेंगे, टेंशन की वैल्यू जब ब्रेक करेंगे हम, यहां पे जो स्ट्रिंग में टेंशन है, इसमें जो टेंशन आएगी T, इसमें आ जाएगा T, टेंशन के जरा ब्रेक करिए T, mg की जगह यहां पे T रख दीजिए। ठीक है, अब ये T cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg आ जाएगा। इस स्ट्रिंग में जो टेंशन प्रोड्यूस होगी, तो ये आ जाएगा आपका T cos थीटा इज इक्वल टू mg एंड T sin थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये जो T sin थीटा है ये क्या करेगा, इसको जो हॉरिजॉन्टल में मूव कर रहा है ये सेंटीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कराएगा, और सेंटीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, mv स्क्वायर अपॉन r। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए। इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दीजिए 1 से, यानी डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 बाई 1, तो ये डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा T साइन थीटा अपॉन T cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r अपॉन mg। तो ये देखे m और m कैंसिल हो जाएगा, t और t कैंसिल हो जाएगा, और साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा, यानी tan थीटा इज इक्वल टू ये r नीचे आ जाएगा, यानी v स्क्वायर अपॉन r g। ये वैल्यू एक tan थीटा की आ गई। ठीक है, अब जब एक वैल्यू तो ये tan थीटा की आ गई हमारे पास, दूसरी वैल्यू हम इस फिगर से कैलकुलेट कर लेते हैं जरा, ट्राइंगल से। यानी एक वैल्यू हम यहां पे लिख लेते हैं, tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर जी। इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं। ठीक, अब फ्रॉम ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल लेते हैं, इसको यहां पे O ले लीजिए, इसको B और इसको A ले लीजिए। यानी फ्रॉम ट्राइंगल AOB, और tan थीटा कैलकुलेट करिए जरा। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, ये r, और बेस क्या हो जाएगा, h, यानी r बाई h आ जाएगा, r बाई h। इसको इक्वेशन नंबर 4 ले लीजिए। अब देखिए ये भी tan की वैल्यू है, ये भी tan की वैल्यू है, दोनों को इक्वल कर दीजिए। यानी फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th, 3rd और 4th से जरा देखिए, निकालिए। तो ये आ जाएगा एक मिनट, r अपॉन h इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r g। ठीक है, अब जरा इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए। जब और सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो देखिए क्या निकल के आ जाएगा आपके पास,
यहां से ये जो हमारे पास निकल के आया ये आया R अपॉन एच इक्वल टू V जानते हैं क्या होता है, V इक्वल टू R ओमेगा, और ये वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा R ओमेगा का होल स्क्वायर अपॉन R G। ये R G पहले से, इसको सिंप्लीफाई करिए जरा, R अपॉन एच R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन R। ठीक, ये देखिए एक R इससे कैंसिल हो जाएगा और जो R बचेगा वो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर एच इक्वल टू जी। ठीक, अब जरा ये जो वैल्यू आई हमारे पास, ये जी जो हमारा है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट होगा एक लिमिट लेंथ के लिए, यानी एक कांस्टेंट लेंथ के लिए अगर हम इसकी लेंथ ना इंक्रीज करें तो ये जी हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इट मींस ओमेगा स्क्वायर एच इक्वल टू कांस्टेंट हम लिख सकते हैं। और इस ओमेगा स्क्वायर एच की जरा अगर वैल्यू फाइंड आउट करें, ओमेगा स्क्वायर एच इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी बाई एच। ठीक, ये जी बाई एच होगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी बाई एच। और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा की वैल्यू अगर आप यहां से लिखना चाहें, अगर टाइम पीरियड के फॉर्म में अगर ओमेगा की वैल्यू लिखना चाहें तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। और हमें वैल्यू फाइंड आउट किसकी करना है, टाइम पीरियड की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो टाइम पीरियड है टी, ओमेगा की जगह क्या रख दीजिए, 2 पाई अपॉन टी रख दीजिए, तो क्या आ जाएगी देखिएगा, जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई एच। ठीक है, अब इसका जब होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी अपॉन एच। ठीक है, अब यहां से वैल्यू फाइंड आउट कर लिए जरा टी की, तो ये टी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 4 पाई स्क्वायर एच, सो टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई एच अपॉन जी। ठीक है, अब यहां से टी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो टी इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट एच अपॉन जी। भाई इसका स्क्वायर हटेगा, इसका रूट लगेगा। ठीक है, और ये 4 पाई स्क्वायर है, इसका जब रूट निकालेंगे तो 2 पाई आएगा और इसका रूट लग जाएगा, तो ये कितना आ गया, t इक्वल टू 2 पाई बाई जी। अब यहां से जरा cos थीटा अप्लाई कर दीजिए, इसमें cos थीटा अप्लाई करिए, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा होता है कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस क्या है, h, हाइपोटेनियस क्या है यहां पे, l, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, l cos थीटा। ये h की वैल्यू यहां पे पुट करिए, सो t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l cos थीटा अपॉन g। ठीक है, ये फार्मूला आ गया। अब देखिए जो t की वैल्यू डिपेंड कर रही है वो थीटा पे डिपेंड कर रही है, और थीटा की cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1, यानी cos थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, और ये वैल्यू किसकी होती है, cos 0 की, यानी अगर थीटा इक्वल टू 0 हो जाए तो ये टाइम पीरियड क्या होगा आपका, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम यानी यहां पे, तो यहां पे 0 रख दीजिए, तो ये t इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट l बाई जी। और थीटा आपका जो है 90 अगर रख दें हम लोग, तो वहां पे टेंशन जो है स्ट्रिंग में वो क्या होगा, मिनिमम होगा हाईएस्ट पॉइंट पे।
तो ये हमने क्या फार्मूला कैलकुलेट कर लिया टाइम पीरियड का। अगर कोई बॉडी हॉरिजॉन्टली कोनिकल पेंडुलम में अगर मूव कर रही है, यानी हॉरिजॉन्टली सर्कल में मूव कर रही है, तो उसका टाइम पीरियड का जो फार्मूला आएगा T = 2π√L/g। ठीक है, तो ये हमने फार्मूला कैलकुलेट कर लिया जो है। अब देखिए जरा टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है। T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L पे। इसका मतलब L अगर इंक्रीज करोगे तो टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, L अगर डिक्रीज करोगे तो टाइम पीरियड डिक्रीज होगा जो। ठीक, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। तो आज के लेक्चर वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो हम फिर लेकर के आएंगे एक न्यू टॉपिक को। तो मेरे हिसाब से ये जो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो तो हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज सकते हैं प्रॉब्लम्स को, उसका हम जरूर आपको आंसर भेजेंगे। तो आज के लेक्चर वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट हम जो तीसरी इसकी लेक्चर वीडियो होगी इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जो हमारे जिस सर्कुलर पाथ पे अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो किस किस पॉइंट में टेंशन ज्यादा होगी, कम होगी, वेलोसिटी कब ज्यादा होगी, कब कम होगी, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज इतना ही। थैंक यू।